नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। वक्फ कानून पर हंगामा करते इंडी गठबंधन में फूट, मोदी को घेरने निकले राहुल, ममता एंड कंपनी आपस में क्यों भिड़ गए, आज आपको यह बताऊं। पुलिस की गाड़ी में कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं कैब ड्राइवर को पीट डाल रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कैसे गुंडागर्दी चालू हो गई है क्या, आज इसका भी चैप्टर है। वक्फ कानून पर बवाल करने आ गया तैमूर, मोदी शाह को क्या धमकी दे डाली। हर आधे सेकंड में पीएम मोदी का वो काम जिसने 33 लाख करोड़ वाला गेम सेट कर दिया है देश का, आज आपको वो भी बताऊं। और सपा सांसद बर्क की पुलिसिया खातिरदारी, संभल में क्या पूछताछ हुई, इसका भी चैप्टर है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश बौराए, ट्रंप ने चुपचाप दोस्त मोदी और भारत का कौन सा काम कर दिया। ट्रंप के टैरिफ वॉर का नया बवाल, अब चीन पाकिस्तान दोनों बर्बाद हो जाएंगे क्या। जयपुर में 3 लोगों को कुचल कर मारने वाले उस्मान के बारे में हैरान करने वाला खुलासा क्या बता रहा है। 8 लाख में हार्ट सर्जरी करके लोगों की जान लेने वाले फर्जी डॉक्टर की शॉकिंग स्टोरी भी आज आपको दिखाऊंगा। और दिखने में बाइक, चलने में घोड़ा, वो 2 व्हीलर आ रहा है जो आपके होश उड़ा देगा। एक बार चार्ज किया तो 50 साल तक खत्म ही नहीं होगी बैटरी। दुनिया बदल देने वाली टेक्नोलॉजी का चैप्टर भी आज खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में मनमानी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिनमें तहसीलदार और अकाउंट विभाग के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूल से पिछले 10 सालों की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी। राणा सांगा पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आज लखनऊ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन को बर्खास्त नहीं करेगी, तब तक यह प्रदर्शन चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में ताले खुलने के 22 साल पूरे हो गए। ताला खुलने की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर भोज बसंत उत्सव समिति के सदस्य भोजशाला के बाहर एकत्रित होकर आतिशबाजी करते, मिठाइयां बांटते दिखे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और लोगों ने मां सरस्वती की वंदना की। 22 साल पहले 8 अप्रैल 2003 को ही धार की भोजशाला में ताले खुले गए। दिन भर का रिवीजन तो ये हो गया, दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। वक्फ कानून पर हंगामा करते इंडी में फूट, मोदी को घेरने निकले राहुल, ममता एंड कंपनी आपस में क्यों भिड़ गए। पुलिस की गाड़ी में आग लगाई, कहीं कैब ड्राइवर को पीट डाला। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी चालू हो गई है क्या। वक्फ कानून पर बवाल करने आ गया तैमूर, मोदी शाह को क्या धमकी दी। और हर आधे सेकंड में पीएम मोदी का वो काम जिसने 33 लाख करोड़ वाला गेम सेट कर दिया है। सबसे पहले उसका भाई, एक तरफ विपक्ष और उसका इकोसिस्टम वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुसलमान को भड़काने और आग लगाने, मतलब नए नए तरीके तलाश रहा। और उधर पीएम मोदी हैं जो एकदम रिलैक्स मूड में दिख रहे हैं, वो काम में लगे हुए, जिसके बारे में मुसलमान भी सुनेगा तो उसके कान से भी धुआं फेंक देगा बॉस कि हमने इस आदमी को क्या सोचा और ये निकला क्या। पीएम मोदी और विपक्ष की पॉलिटिक्स का अंतर तो आज आपको दिखाऊंगा ही। साथ ही उसके पहले ये देखिए कि जैसा हमने आपको कहा था कि भाई वक्फ बिल पर बवाल का राउंड 2 शुरू हो चुका है, उसकी आज कुछ और तस्वीरें आ गई। वक्फ बिल पर 2 हैरान कर देने वाली तस्वीरों से शुरुआत करता हूं। पहली तस्वीर उस हिंसा की है जो वक्फ बिल के विरोध में की गई और उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। और दूसरी तस्वीर उस रिटायर्ड कर्नल की है जिनका आरोप है कि उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने इसलिए मारपीट कर ली क्योंकि वो वक्फ कानून के समर्थन में बोल रहे थे। ये दोनों तस्वीरें कहां की हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उधर वक्फ कानून पर दिन ब दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। बवाल मचाने वाले मोदी शाह की जोड़ी ने ऐसे लोगों को नया करंट भी दिया। आज शाम को यह बड़ी खबर आई कि मोदी सरकार ने देश भर में नए वक्फ कानून को लागू कर दिया।
भाई राष्ट्रपति ने तो साइन कर ही दिया था। अब आज 8 अप्रैल से वक्फ कानून को देश भर में नोटिफाई कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी आज से वक्फ कानून देश में लागू हो गया। इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी की वो तस्वीर आई जिससे उन्होंने वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन का नैरेटिव के इमारत को ध्वस्त कर दिया। दरअसल इंडी गठबंधन बार बार पीएम मोदी के खिलाफ यह नैरेटिव बेचता है कि भाई मोदी अपने कुछ अमीर दोस्तों के लिए काम करते हैं। जब वक्फ बिल के विरोध की बारी आई तो भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि भाई वक्फ संपत्ति को छीनेंगे और अपने अमीर दोस्तों को मोदी दे देंगे। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने घर पर उन लोगों को बुलाया जिनकी सफलता की कहानी ने वक्फ कानून पर पीएम मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने अपने घर पर किन लोगों को बुलाया था, उनकी कहानी क्या है, उनसे कैसे दिल खोलकर बातचीत की, इसकी पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा। और पीएम मोदी जब अपना काम कर रहे हैं, उधर वक्फ कानून के खिलाफ संसद के अंदर जो इंडी गठबंधन एकजुट दिख रहा था, संसद सत्र खत्म होते ही उसके झगड़े सामने आ गए और ये झगड़े कैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का मामला कहां तक पहुंचा है, तैमूर की एंट्री कैसे हो गई, बर्क से आज पुलिस ने पूछताछ की है तो क्या क्या हुआ है, ये सब होगा। लेकिन पहले आज की टॉप स्टोरी की एक झलक देखिए। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ और अमित शाह आपसे कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं, ये कौन है क्या है, नहीं। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। मुद्रा योजना, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना। वक्फ कानून के विरोध में आज की सबसे परेशान कर देने वाली तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां वक्फ कानून के विरोध में उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भाई आप सोचिए, कानून व्यवस्था को लेकर इस भीड़ के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची तो पुलिस पर ही हमला हो गया। आरोप है कि पुलिस पर पथराव तक हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया, दावा किया कि प्रदर्शनकारी संविधान को न मानने और वक्फ कानून को न मानने जैसे नारे लगा रहे थे। एक बार देखिए वहां क्या हुआ। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। जमीयत उलमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को सुनिए। भाई ये कह रहे हैं कि मस्जिद कब्रिस्तान पर बात आएगी तो चुप थोड़ी बैठेंगे। सुनिए एक बार इनको। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर स्वर्ण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे, हम उनके साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। यही नैरेटिव हर जगह है कि लड़ने वाली जो कौम है वो लड़ेगी अपने लिए, मतलब लड़ने लड़ाने की बातें हो रही। इनमें से एक आदमी ये नहीं बता रहा कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति थी तो मुसलमानों की गरीबी से लड़ने के लिए इन लोगों ने इतने सालों में क्या किया, जो बेवा थे, जो अनाथ थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया इतने सालों। उस लड़ाई को नहीं लड़े, लेकिन अब इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बातें हो रही। आप सुनिए नए वक्फ कानून पर कैसी कैसी भड़काऊ बयानबाजी चल रही, मुसलमानों को किस लेवल पर ले जाकर भड़काया जा रहा है कि उनकी मस्जिद कब्रिस्तानें छीनी जाएं। लेकिन आज इन लोगों को यह भी बताना चाहिए
कि ये लोग तब चुप क्यों थे जब वक्फ की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर रहे थे। जो लोग कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहे हैं उन्हें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशजों को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वंशज के लिए कब्रिस्तान दिया था, उस पर बिल्डिंग बन गई भाई। बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और यह सब पुराने वक्फ कानूनों के तहत हो रहा था। लेकिन नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी सरकार में मुसलमानों के कब्रिस्तान खतरे में आ गए। बॉस, कब्रिस्तान तो पहले ही सुरक्षित नहीं थे। आप सुनिए, टीपू सुल्तान के वंशज बता रहे हैं कि भाई उस कब्रिस्तान पर कैसे बिल्डिंग बन गई। वो 12.5 बीघा जमीन के ऊपर एक बेरियल ग्राउंड है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को दिए थे बेरियल के लिए, टीपू सुल्तान के वंश के बेरियल के लिए। अब उस बेरियल ग्राउंड में देखिए पूरा बेरियल ग्राउंड एनकोज हो गया, उसमें 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन गया है। जब से वो एनकोजमेंट हो रहा है तब से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा की एक और खबर उत्तर प्रदेश से। यहां रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून का समर्थन करने पर कैब ड्राइवर ने उनके साथ मारपीट कर कैब ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर उन पर हमला करवा दिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रकाश सिंह ने कानपुर से लखनऊ के लिए कैब बुलाई। रास्ते में चलते हुए नहीं आदमी कैब ड्राइवर से बात कर लेता, तो भाई रास्ते में कैब ड्राइवर और हमले का आरोपी वसीक राजा उनसे वक्फ कानून पर बहस करने लगा, यह कहा गया। जब सूर्य प्रकाश सिंह ने विरोध किया तो आरोपी वसीक ने अपने साथियों को एक लोकेशन पर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर दी। सूर्य प्रकाश सिंह का आरोप है कि उन पर लाठी डंडों से हमला हुआ, सिर पर चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दूसरे पक्ष का कहना है कि रिटायर्ड कर्नल ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और दावा है कि उनका वीडियो भी वायरल है। फिलहाल उन्नाव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर यह मामला वक्फ कानून के विरोध पर मारपीट से जुड़ा है तो यह बहुत चिंता की बात है। इधर वक्फ कानून पर इंडी गठबंधन के पास मोदी सरकार को घेरने का अच्छा मौका था, लेकिन इंडी गठबंधन को वक्फ बिल पर खुद ही बिखरा बिखरा दिख रहा है। जैसे केरल में जिस लेफ्ट सरकार ने वक्फ बोर्ड का भयंकर विरोध किया था वक्फ बिल का, अब उसी सरकार के मंत्री केरल में वक्फ बोर्ड को नए कानून के हिसाब से गठित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर ही वक्फ बिल पर चर्चा नहीं हो रही और वहां पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां यह आरोप लगा रही कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी से डील कर ली, यानी वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन ही दिशाहीन और बिखरा बिखरा दिख रहा। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ। भाई बात इतनी बढ़ गई कि विधायकों के बीच धक्का मुक्की फिर हो गई। मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर किया गया। सदन के अंदर वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी गई। इस बीच सदन के अंदर स्पीकर को हटाने की भी मांग हुई। जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ही बिल पर चर्चा नहीं होने दे रहे, इसलिए स्पीकर को हटाना ही एकमात्र रास्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सफाई में कह रहा है कि वो भी बिल के खिलाफ है, लेकिन मामला कोर्ट में, इसलिए विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उमर अब्दुल्ला विपक्ष के निशाने पर है। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ उनकी ट्यूलिप गार्डन की घूमने की तस्वीरें विवादों से भर गई। आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं। शाह और उमर की मुलाकात में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। इस तस्वीर को देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने माथा पीट लिया कि यहां हम वक्फ बिल पर माहौल बना रहे हैं और वहां उमर अब्दुल्ला ना विधानसभा में चर्चा होने दे रहे हैं, ना ही मोदी सरकार के मंत्रियों से दूरी बना रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है कि जैसे हाल ही में पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से सीएम स्टालिन ने दूरी बना ली थी, वैसे ही उमर अब्दुल्ला को भी करना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्फ संशोधन कानून पर इंडी गठबंधन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। अर्जियां डालने वाले सभी नेता चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अर्जेंट सुनवाई कर ले, लेकिन खबर यह आ रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इन अर्जियों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो विचार करके फैसला लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल की तारीख दिख रही है, यानी जितनी हड़बड़ी में विपक्ष है उतनी हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वक्फ बिल पर तुरंत सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे। अब सुनवाई होगी तो अगले हफ्ते। इस बीच यह भी खबर है कि वक्फ कानून के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी दाखिल कर दी गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य की तरफ से अर्जी डालकर वक्फ कानून को सही बताया गया, यानी वक्फ के नाम पर विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। भाई इसमें अलग अलग लेवल की एंट्री हो रही है। अब इस लड़ाई में मुगलों के वंशज कूद पड़े।
वक्फ कानून के विरोध करने वालों में एक नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी का, जो खुद को प्रिंस तुसी कहलवाना पसंद करते हैं और कई बार तैमूर भी कहते हैं। खुद मुगलों की जायदाद पर अपना हक जताते हैं। प्रिंस तुसी ने वक्फ बिल पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया। प्रिंस तुसी का कहना है कि वो वक्फ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएंगे, मतलब यहां नहीं, सीधा आईसीजे लेके चले जाएंगे। मुगलों के स्वघोषित वंशज प्रिंस तुसी को एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये प्रिंस तुसी कौन है जो पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इनकी धमकी भरी लैंग्वेज देखिए। वो तैमूर के जलवे जलाल की कसम खा रहा है, कह रहा है कि मोदी की लड़ाई तैमूर के साथ है। वक्फ कानून बनाकर मोदी ने तैमूर के खून को ललकारा है। बाबर ने 12,000 फौज के साथ हिंदुस्तान फतह किया। मतलब इन भाई साहब को कॉन्फिडेंस चेक कीजिए। भाई पीएम मोदी को ऐसे ललकार रहे हैं जैसे वाकई में ये कोई मुगल बादशाह हो। दरअसल ये पूरी कहानी हैदराबाद में रहने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी, खुद को मुगल राजकुमार बताने वाले की, खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी का वंशज बताते हैं। कपड़े भी मुगल बादशाहों जैसे पहनते हैं और शहजादों की तरह पहनते हैं। दावा करते हैं कि हैदराबाद की कोर्ट ने उनकी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुगल प्रिंस का तमगा दिया। लेकिन अफसोस कि इतने बड़े मुगल राजकुमार के बारे में नेताओं को कुछ पता ही नहीं। सुनिए अबू आजमी को, जो कह रहे हैं कि प्रिंस तुसी के बारे में तो हमने तो नहीं सुना कभी। नहीं, मैंने पहचानता कौन है ये, लेकिन वक्त के खिलाफ जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको कोर्ट जाना चाहिए, मगर इनके बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है, कौन है क्या मैं नहीं जानता। लेकिन तो कह रहे हैं सर, पूरे देश के 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अच्छे से इनको जानते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, इसलिए मोदी जी और शाह को ये चुनौती दे रहे हैं। नहीं, हम फॉलो करते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को, हम फॉलो करते हैं जमात उलमा हिंद को, हम फॉलो करते हैं जमात इस्लामी को, हम फॉलो करते हैं रजा अकेडमी को। ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं जानता भी नहीं इनको। मतलब जिस व्यक्ति को कोई पहचानता भी नहीं वो मुगलों का वारिस बनकर घूम रहा है और दावा कर रहा है कि देश का 20 करोड़ मुसलमान उसके पीछे खड़ा है। ये लेवल पे चल रहा है विरोध प्रदर्शन। इंडी गठबंधन का अंदरूनी झगड़ा सिर्फ वक्फ तक सीमित नहीं, बल्कि रायता दूर दूर तक फैलता जा रहा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी हुई है। बीजेपी वहां आक्रामक हो गई है और इस बीच राहुल गांधी ने भी ममता सरकार पर नया बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने बंगाल में शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी। राहुल गांधी चाहते हैं कि बंगाल के इस मामले में खुद राष्ट्रपति दखल दे। राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन टीचर्स का चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ था उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सरकार से इस मामले में दखल देने की उम्मीद है और वो जरूरी कदम उठाए। राहुल गांधी ने यह लेटर ऐसे वक्त में लिखा है जब कल ही ममता बनर्जी ने इस मामले में कुछ टीचर से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। लेकिन राहुल गांधी बंगाल के इस मामले को सीधे राष्ट्रपति के पास ले गए और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में जो कांड हुआ है उस पर अब मोदी सरकार दखल दे। ऐसा करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की ही मुश्किलें बढ़ा दी। ममता सरकार पहले ही इस मामले में फंसी हुई है। ममता बनर्जी गाये बगाए कह दे रही है कि हो सकता है मैं जेल चली जाऊं और राहुल गांधी जो है वो इस मामले की परतें और ज्यादा खोल रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद इंडी गठबंधन में सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी सबसे आगे थी और अब राहुल गांधी ममता बनर्जी से शायद अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन में भयंकर लाठी डंडे चल रहे, ऐसी स्थिति, एक दूसरे की पोलें खोली जा रही। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में जुटे हुए। पीएम मोदी का मिशन है भारत को विकसित भारत बनाना और इसके लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसी एक योजना है पीएम मुद्रा योजना, जिसके तहत देश के युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है जिससे वो अपना काम शुरू कर सके। पीएम मोदी योजना के 10 साल पूरे होने पर इस मौके पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करते दिखे।
भाई अक्सर कहा जाता है कि वो तो 2-4 बिजनेसमैन को ही मदद करते हैं, लेकिन आज देश ने देखा कि बीते 10 साल कैसे पिछड़े और गरीबों को लोन देकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनके लिए जमीन तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी के घर पर आए इन लाभार्थियों ने मुद्रा योजना की कामयाबी की कहानी खुद बताई। मुद्रा योजना से युवाओं की जिंदगी बदल रही है। भाई कोई 21 साल का है, कोई 23 साल का है, और इतनी छोटी उम्र में ये सभी भारत की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन रहे हैं। मुद्रा योजना की वजह से भारत की इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूम रहा है, और यह सब हो रहा है उस विजन की वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 10 साल पहले देखना शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो सिलसिला शुरू किया था, वही प्रधानमंत्री बनने के बाद जारी रखा। मुद्रा योजना के पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि मुद्रा योजना कितनी बड़ी है और इसका असर देश पर कितना गहरा पड़ा है। कुछ आंकड़ों से आपको बताता हूं। अब तक 50 करोड़ गारंटी मुक्त लोन बांट दिए गए, जिसमें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। मतलब अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 सेकंड भी नहीं, हर आधे सेकंड में एक लोन दिया गया। हर दिन 900 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया, और अब तक 33 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया है, जो अमेजॉन इंडिया की इनकम से 150 गुना ज्यादा है, जो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड कतर की जीडीपी से ज्यादा है। इतना तो लोन बांट दिया गया गरीबों। यानी मुद्रा योजना ने देश के युवाओं को अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित किया। मुद्रा योजना की वजह से लाखों भारतीय रोजगार पाने और रोजगार देने की पोजीशन में आए। यह है पीएम मोदी की योजना का कमाल। जिस मोदी सरकार को अमीरों की सरकार विपक्ष बताता है, उसी मोदी सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपया देश के आम लोगों को लोन के तौर पर दिया, और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सुनिए पीएम मोदी आज इस पर क्या कह रहे थे कि लोग वहां पर जो थे वो सब ठाके लगाने लगे। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कैसे उनकी जिंदगी इस योजना ने बदल दी। जैसे भोपाल के एक युवा ने मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना काम शुरू किया, फिर अपना काम शुरू करने के बाद कुछ ही सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कभी दूसरों की नौकरी करने वाला आदमी आज अपना खुद का मालिक है और दूसरों को रोजगार दे रहा है। सुनिए उसने क्या बताया। चूंकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-2 लाख का लोन लिया, और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, क्योंकि अब आप लोगों से मेरी अपेक्षा है, आप लोगों को रोजगार तो दें, लेकिन आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। मैंने सिर्फ इस मुद्रा लोन की वजह से अभी रिसेंटली 6 महीने पहले 34 लाख का अपना खुद का घर लिया है। ओह इतना मैं 60-70 हजार की जॉब करता था, आज मैं पर मंथ मोर देन 1.5 लाख खुद का कमाता हूँ सर। चलिए बहुत बहुत बधाई और सब आपकी वजह से सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी की योजनाएं कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मुद्रा योजना से लोन लेकर एक लाभार्थी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा का काम शुरू किया। इससे केरल के लोगों को सस्ती बिजली मिल रही और लाभार्थी हर महीने लाखों की कमाई कर रहा है।
इसी लाभार्थी से जब पीएम मोदी ने मंथली इनकम के बारे में पूछा तो पहला तो वो थोड़ा बताने में झिझक रहा था। फिर पीएम मोदी ने कहा कि भाई घबराइए मत, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आने वाला है। देखिए वहां क्या हुआ। उन लोगों का क्या रिएक्शन है जो उनको पीएम सूर्य घर से अब मुफ्त बिजली मिल रही है, क्योंकि केरल में घर नीचे होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, सूर्य बहुत कम आता है, बारिश भी रहती है, तो उनको कैसा लग रहा है? ये लगाने के बाद इन लोगों को बिल कितना 240 250 का अंदर ही आता है। 3000 वाला को अभी 250 रुपीज का अंदर ही आता है बिल। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। 2.5 लाख मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, वो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। 2.5 लाख से ऊपर मिलता है। अच्छा, जैसे ही पीएम ने कहा कि इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा तो भाई ने बता भी दिया कि महीने में कितना पैसा कमा रहा है। मुद्रा योजना के कुछ आंकड़े भी आपको दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे इस योजना का लाभ हर किसी को मिले। मुद्रा योजना में 21% लोन नए व्यापारियों को बांटे गए, यानी न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया गया। 11% लोन अल्पसंख्यकों को मिला है। 68% लोन महिलाओं को दिया गया है। लोन लेने वालों में 50% SC ST OBC के हैं। आपको याद होगा कल राहुल गांधी बिहार में कह रहे थे कि अगर आप SC ST OBC से हैं, पिछड़े समाज से हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो। यहां मुद्रा योजना का 50% लोन SC ST OBC को गया, यानी समाज के हर वर्ग को मुद्रा लोन से लाभ मिला। छोटे छोटे शहरों के युवा मुद्रा योजना की मदद से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो भी योजना बनाते हैं उसका लक्ष्य होता है कि भाई सबको साथ लेके चलो, तभी इस देश का विकास हो सकता है और हर तबके को इसका लाभ मिलता है। पीएम मोदी की योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी कैसे लगातार बढ़ी है और इन योजनाओं का लाभ कैसे मुस्लिम समाज को आगे ले जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जैसे मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना में मुसलमानों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पीएम आवास योजना के तहत 13 लाख मुस्लिम परिवारों को घर मिल चुका है। यूपी में पीएम आवास योजना के 30% लाभार्थी मुसलमान हैं। 2014 के बाद से देश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी के मुताबिक 1970 के बाद भारत आज की डेट में सबसे शांत है। यानी पीएम मोदी जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, वहां तक जो अभी ऑपोजिशन की जो सोच है वो भड़काऊ बयानबाजी से आगे निकलकर जाती दिख नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर किस तरीके से कानून का शिकंजा कस रहा है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। संभल में हुई हिंसा के मामले में आज जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की। पूछताछ संभल के नखास थाने में हुई। बर्क अपने साथ वकीलों की फौज लेकर थाने पहुंचे थे। संभल हिंसा में बर्क की भूमिका को लेकर सवाल जवाब किए गए। संभल हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में बर्क का भी नाम है। जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ को देखते हुए संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया जिसमें कहीं कोई बवाल ना हो सका। बर्क से पूछताछ जिस एंगल पर हो रही है उससे बर्क की मुश्किलें बढ़ ही सकती है। जियाउर रहमान बर्क से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ हुई है। बर्क से जामा मस्जिद के सदर जफर को लेकर सवाल हुए। हिंसा में दूसरे आरोपियों से भी हुई तमाम फोन कॉल और चैट डिटेल पर सवाल पूछे गए। जैसे 19 नवंबर को जब पहला सर्वे हुआ तब बर्क कहां थे, यह उनसे पूछा गया। 22 नवंबर को दिए भड़काऊ बयान का मकसद क्या था। 23 नवंबर को रात 10:01 पर जफर से उनकी क्या बात हुई। क्या जफर ने बर्क के कहने पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया। क्या बर्क ने जफर को किसी भी कीमत पर सर्वे रोकने का निर्देश दिया था। क्या एसआईटी का कहना है कि जरूरत पड़ने पर जियाउर रहमान बर्क को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी अभी भी बर्क की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, इनफैक्ट और बढ़ ही सकती है। इतना ही नहीं, संभल हिंसा पर पुलिस की केस स्टडी और मस्जिद के सदर के बयान से बर्क फंस सकते हैं। पुलिस की केस डायरी में जफर अली और सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। आप देखिए कि संभल हिंसा से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कितना गहरा कनेक्शन है। पुलिस के मुताबिक संभल में हिंसा पहले से ही योजना के तहत करवाई गई। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से बर्क ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। सांसद बर्क के आदेश पर ही जफर अली ने दंगाइयों की भीड़ जुटाई। दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को सांसद बर्क का संरक्षण हासिल है। शारिक साठा संभल के उसी दीपा सराय का रहने वाला है जहां सांसद बर्क का घर है। शारिक साठा के कहने पर ही मोहम्मद गुलाम ने संभल में हथियार सप्लाई किए थे, यह भी कहा जा रहा है।
पुलिस ने मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इधर कांग्रेस का अलग हाल चल रहा है। कांग्रेस खुद को रिवाइव करने के लिए अधिवेशन कर रही है। गुजरात में अहमदाबाद में शुरू हो गया है यह अधिवेशन और यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। लेकिन आप बैठक की गंभीरता देखिए। अधिवेशन में पहले दिन प्रियंका वाड्रा मौजूद नहीं थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 35 सदस्य और मौजूद नहीं है। अधिवेशन के पहले दिन कुल 158 लोग मौजूद रहे, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। गुजरात में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि यहां से कोई राह निकलेगी, लेकिन यहां भी राहुल गांधी जाति की राजनीति से आगे कुछ नहीं सोच पाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान भी राहुल गांधी ने यूपी की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि हम जब सत्ता में थे हमने दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण की राजनीति की और ओबीसी को छोड़ दिया, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गया। आज देश में कहीं भी दलित, ओबीसी और मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो हम उनकी आवाज उठाने से झिझकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दलित, मुसलमान और ओबीसी की आवाज बनना होगा। यानी लगातार वही पॉलिटिक्स जो वो बिहार में करके आए थे, वही उन्होंने गुजरात में भी दोहरा दी। पाठशाला में अब अगली क्लास। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ट्रंप ने चुपचाप दोस्त मोदी और भारत का कौन सा काम कर दिया? ट्रंप के टैरिफ वॉर का नया बवाल। अब चीन, पाकिस्तान दोनों बर्बाद होंगे क्या? अब इसका चर्चा। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की चर्चा से कहानी अब आगे ट्रंप और दुनिया की दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। और अब तो ट्रंप वो कर रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बोराए फिर रहे हैं। चीन ने वो युद्ध छेड़ दिया है जिसमें मोदी और भारत का फायदा दिखने लगा है। क्या चीन और पाकिस्तान दोनों को बर्बाद कर देंगे ट्रंप? क्या ये चीन और अमेरिका के बीच क्या बवाल मच गया है? पीएम मोदी इस बीच क्या नया करने वाले हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का ग्लोबल लीडर बनना तय हो गया है क्या? आज सब इस चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रंप, चीन, पाकिस्तान और पीएम मोदी के चार खानों के बीच मचे बवाल की एक झलक देखिए। Tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff. And no other president's going to do this, what I'm doing. And I'll tell you what, it's an honor to do it because we have been just destroyed. What they've done. We'll be talking to China. We'll be talking to a lot of different countries. And I think, you know, if we can make a really fair deal and a good deal for the United States, not a good deal for others. This is America first. It's now America first. दरअसल ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए ट्रंप जो कर रहे हैं उससे दुनिया में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप ये ठान चुके हैं कि जो भी उनके टैरिफ वॉर में रोड़ा बनेगा वो उसे ठोक दे। जैसे चीन को ही देख लीजिए। चीन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो ट्रंप और भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन ने अमेरिका पर 34% के अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं, जो उनके पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ टैरिफ से ऊपर है। आगे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश अमेरिका पर अतिरिक्त टैक्स लगाएगा उस पर वो पहले से भी ज्यादा टैक्स लगा देगा। ट्रंप ने चीन को धमकाते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में चीन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो चीन पर 50% फिर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। यानी चीन और अमेरिका के बीच गजब बवाल मच गया है। ट्रंप का यह अल्टीमेटम आज के लिए ही था। ऐसे में कल से चीन पर अमेरिका की ओर से की तरफ से लगने वाले कुल टैरिफ का गणित अगर आपको बताऊं तो ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते वक्त चीन पर 34% का टैरिफ लगाया था। अगर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाता है अमेरिका तो चीन पर लगने वाला टैरिफ 84% पर पहुंच जाएगा। इसमें अगर ट्रंप प्रशासन के पहले से लागू 20% ग्लोबल टैरिफ को भी जोड़ दें तो चीन के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में कुल 104% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। चीन को धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है वो सुनिए एक बार। फिर ट्रंप के टैरिफ वॉर से पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या धमाका हुआ है वो दिखाता। With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above
the tariffs that we put on. यानी एक तरफ ट्रंप के टैरिफ वॉर से चीन पर बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप से बांग्लादेश पर जो 37% टैरिफ लगाया गया उसे 3 महीने के लिए टाल देने की गुहार लगाई। दरअसल ट्रंप ने बांग्लादेश पर लगने वाले टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 37% कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार पटरी से उतर सकता है। बांग्लादेश हर साल अमेरिका को करीब 840 करोड़ डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है। चीन और वियतनाम के बाद बांग्लादेश अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर है। चीन कह रहा है कि टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर ट्रंप गलती के ऊपर गलती कर रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो किसी हालत में अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र पीपल्स डेली अखबार है। उसमें क्या लिखा है कि भाई अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह तैयार है और इससे और मजबूत होकर निकलेगा। अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा, लेकिन आसमान नहीं गिर जाएगा। अखबार ने आगे लिखा कि 2017 में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, चीन ने लगातार विकास किया है और आगे बढ़ा है। चीन पर जितना दबाव आता है वो उतना ही मजबूत होकर उभरता है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। चीन ने अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बैन लगा दिया। इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, फाइटर जेट, मिसाइल और सैटेलाइट जैसे सैन्य सामान बनाने में जरूरी होता है और यह अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही टैरिफ वॉर के जवाब में चीन में हॉलीवुड फिल्मों को बैन करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी। यानी चीन अपने हिसाब से जो कर सकता है वो कर रहा है। चीन भले ही अमेरिका को धमकी दे रहा हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से चीन को भयंकर नुकसान हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स तो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 34% टैरिफ की वजह से चीन का एक्सपोर्ट 15 परसेंटेज पॉइंट तक गिर सकता है, जिसकी वजह से चीन की जीडीपी 2 से 2.5% गिर सकती है। चीन ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 5% जीडीपी का टारगेट रखा हुआ है और यह अनुमान 34% टैरिफ को लेकर है। ऐसे में अगर ट्रंप चीन पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो चीन का भट्टा बैठ जाएगा भाई, क्योंकि अमेरिका चीन के प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा बाजार है। कुल ग्लोबल ट्रेड का करीब 15% व्यापार अकेले अमेरिका और चीन के बीच होता है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। ऐसे में अगर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया रखा, उस पर अड़े रहे, तो चीन के प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना लगभग असंभव हो जाएगा। और इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई चीन की अर्थव्यवस्था 2-2.5% नीचे आ सकती है जीडीपी। ट्रंप टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में हर तरफ बवाल मच गया है, लेकिन पीएम मोदी आपदा में अवसर तलाशने के लिए जाने जाते हैं और पीएम मोदी ने टैरिफ वॉर को भी भारत के लिए अवसर में बदलने का होमवर्क पूरा कर लिया है। पाठशाला में हम आपको पहले ही विस्तार से कल बता चुके हैं कि कैसे पीएम मोदी की पहल पर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ प्लान लागू होने से पहले ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। इस डील के होने के बाद भारत की ट्रंप के टैरिफ को लेकर टेंशन खत्म हो सकती है। अब आपको यह भी बताता हूं कि पीएम मोदी को अच्छा दोस्त कहने वाले ट्रंप का टैरिफ वॉर से भारत के लिए क्या फायदा हो सकता है। भाई पहला फायदा जो कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से ग्लोबल ट्रेड में जो नई सप्लाई चेन बनेगी उसमें भारत लीडर बनकर उभर सकता है। संकेत अब मिलने भी लगे। सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां अपने भारतीय प्लांट से अमेरिका को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की योजना पर काम कर रही हैं। दूसरा फायदा, अगर ग्लोबल ट्रेड की सप्लाई चेन में भारत की जगह पक्की हुई तो बड़ी टेक कंपनियां चीन से शिफ्ट होकर भारत में अपने प्लांट लगा सकती, जिससे भारत में निवेश और भारत से होने वाला एक्सपोर्ट दोनों बढ़ जाएगा। साथ ही भारत के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा फायदा, ट्रंप ने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों पर भारत से अधिक टैरिफ लगाया हुआ है। इससे अमेरिकी बाजार में भारत के प्रोडक्ट इन देशों की तुलना में सस्ते हो जाएंगे। जैसे कपड़ा उद्योग में भारत को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका ने चीन और बांग्लादेश से इंपोर्ट पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगा दिया। ऐसे में अमेरिका को भारतीय कपड़ों का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। चौथा फायदा, इसके साथ ही फार्मा जैसे सेक्टर को टैरिफ से छूट मिलने से भारत की दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। यानी भारत के लिए स्थिति और बेहतर ही हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को होने वाले फायदे का अनुमान हवाई नहीं। 2017 में जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा था, उस वक्त भी भारत को इसका फायदा हुआ था। पिछले ट्रेड वॉर के दौरान भारत का एक्सपोर्ट 5700 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7300 करोड़ डॉलर पहुंच गया था। उस वक्त भी चीन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगने की वजह से कई इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और केमिकल से जुड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को चुना था। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2023 के बीच
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अमेरिका के इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। यानी यह हवाई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। और इस बार अमेरिका और चीन के बीच यह टैरिफ वॉर और ज्यादा गहराता दिख रहा है, जिसमें भारत का फायदा ही दिखता, नुकसान नहीं।